This is July first week midweek current affairs session economics का. Hi everyone, welcome back to Equipoise classes. मैं हूँ सुरभि और हमने ये न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर करंट अफेयर आपको जानने को मिलेंगे. इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स यानी क्या हो रहा है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्लास 12th में या इन जनरल आपको जानना है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या न्यूज है एंड कैसे हम उसको थ्योरी से कनेक्ट करते हैं. वो सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा. क्या शेड्यूल रहेगा? एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे आपको 4 PM करंट अफेयर की वीडियोस मिलेंगी, जहां पे जो वेडनेसडे वाली वीडियो होंगी वो मिड वीक वीडियोस होंगी. यानी नॉर्मली यू मस्ट हैव सीन कि डेली या तो करंट अफेयर्स को ही डालते हैं, बट वो काफी एग्जॉस्टिव हो जाता है. इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है कि डेली आप इतना ज्यादा देखो. एंड न्यूज़पेपर में आप कंफ्यूज हो कि क्या पढ़े कितना पढ़े, तो वो भी आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. I'll keep you sorted that way. So you don't have to read the newspaper daily. I mean, I won't suggest that. It's good that you take a glance. लेकिन परेशान होने की नीड नहीं है कि उससे इकोनॉमिक्स का थ्योरी क्या कनेक्ट हो रहा है. वो उसके लिए मैं आपके पास हूँ हेल्प करने के लिए. सो ये शेड्यूल रहेगा. एंड देन सैटरडे को वीकेंड न्यूज होगी. सो हम लोगों ने वीक में ये 2 वीडियोस डालने का सोचा है. एंड ये डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि वेडनेसडे को आपको संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की न्यूज मिल जाएगी एंड सैटरडे को आपको बाकी के लेफ्ट ओवर डेज की वीडियोस मिल जाएंगी, यानी न्यूज में क्या हुआ. और ये नॉर्मली एक पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, यानी पीडीएफ में सारी न्यूज रहेगी. तो अगर आपको ये न्यूज चाहिए और आप जानना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू वॉच द वीडियो बट यू ओनली वांट टू हैव द पीडीएफ एंड यू वांट टू रीड इट योरसेल्फ, या फिर आपको रखना है अपने नोट्स के लिए, सो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. मैं ऑलरेडी आज की जो पीडीएफ है करंट अफेयर की मिडवीक की, वो मैं वहां पे डाल चुकी हूँ. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आ रहा होगा. आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है. यू विल स्ट्रेट अवे गो टू द ग्रुप एंड उस ग्रुप पे मैंने डाला हुआ है सारा कुछ. सो सारी शेड्यूलिंग इन रोज में कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती हूँ. एंड गाइज, आई होप यू आर कीपिंग अ टैब ऑन कम्युनिटी टैब. कम्युनिटी एक सेक्शन है यूट्यूब पे, प्लीज उसको जाके देखते रहा करो. आई एम वेरी एक्टिव देयर दीज डेज एंड मैं एक्टिवली वहां पे रोज किसी न्यूज की क्लिपिंग का एनालिसिस डालती हूँ जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है. यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड एंड कुछ भी न्यूज होती है मैं वहां पे अपडेट करती रहती हूँ. सो आई रियली होप यू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड नाउ आई नो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड वील बिगिन विद द करंट अफेयर सेशन. सो एज यू कैन सी, ये हमारा करंट अफेयर सेशन होने वाला है. एंड ये हमारे करंट अफेयर की पीडीएफ है गाइस. तो इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा ये जुलाई फर्स्ट वीक का मिड वीक न्यूज है. सो जुलाई से हम स्टार्ट हो रहे हैं, सो इट्स बेटर कि फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो. मिड वीक न्यूज है, यानी मिड वीक में क्या क्या हुआ है अभी तक, क्योंकि आज वेंसडे है तो देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है. सबसे पहला है बूस्टिंग अ स्पेशल बॉन्ड क्लिपिंग. एंड गाइस, सोर्स के लिए आई एम यूजिंग इंडियन एक्सप्रेस एज द सोर्स. I will use this newspaper only. I wanted to keep a track of all the newspapers and then pick the best, but I think that would be too much. It's better we stick to one newspaper, and I'm sticking to Indian Express. Okay, so what is this news all about? Let's just read and understand. ठीक है. So boosting a special bond, and I'll use the highlighter to highlight the important portions. क्या बात हो रही है इस न्यूज में, इसकी समरी देख लेते हैं. This article discusses a deepening relationship between इंडिया एंड नेपाल. सो एक डीपनिंग रिलेशनशिप इंडिया और नेपाल का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. एंड सो यानी पूरे ही न्यूज में हमारी बात जो होने वाली है वो इंडिया और नेपाल की होगी. ठीक है, इंडिया नेपाल के रिलेशंस पे बात होगी. एंड इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. सो आपको सबसे पहले देखना है इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. All right. Then source of foreign investment, largest source of foreign investment. All right. ये दो बहुत ही critical चीजें बोल दी गई हैं यहाँ पे. Recent collaborations include energy cooperation, digital financial connectivity, cross-border infrastructure projects, and measures to enhance trade efficiency. So there has been a lot going on between India and Nepal if we talk of trade relations and ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये सारी ही रीसेंट जो कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और नेपाल की, ये एनर्जी कॉपरेशन, डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सभी आपके इकोनॉमिक्स में आता है. आपने टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं देखी है एंड पढ़ी है. द एफर्ट्स एम टू रिड्यूस नेपाल्स ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया. तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना गाइस. ट्रेड डेफिसिट किसी भी चीज का डेफिसिट. अब यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रेड डेफिसिट, तो ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ.
जब आपने जो ट्रेड है वो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है, आप किसी भी कंट्री के साथ कर रहे हैं, सो व्हेन योर इम्पोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट वैल्यू, देन वी हैव डेफिसिट एंड वी हैव टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट। एंड बोल क्या रहा है स्पेशली, देखो, टू रिड्यूस नेपाल ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। नेपाल का ट्रेड डेफिसिट काफी है, इसका मतलब नेपाल इम्पोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है कंपैरेटिवली। ठीक है, सो एम यही है कि नेपाल का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ रिड्यूस हो। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, द इनिशिएटिव्स रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कमिटमेंट टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ऑल राइट, फाइन। सो इंडिया और नेपाल का देख लेते हैं, बॉर्डर्स देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स एंड कौन सी टेरिटरीज है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सो एज यू कैन सी, just give me a moment. Yeah, I'll make it a little thicker. Fine. So as you can see कि नेपाल के साथ यहाँ पर आपको उत्तराखंड देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको यूपी देखने को मिल रहा है, पूरा ये वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर यहाँ से शेयर हो रहा है। चाइना के साथ तो कर ही रहा है, हम इंडिया का देख रहे हैं, सिक्किम के साथ हो रहा है, ठीक है, बिहार के साथ हो रहा है, ये कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का है, एंड ये सारी जो स्टेट्स है, तो इसलिए आपके लिए नेपाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज जस्ट टू शो यू कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, देन लेट्स अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स ऑफ दिस आर्टिकल। क्या क्या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स मुझे इस आर्टिकल में, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको समरी दे दी कि क्या बात हो रही है इस आर्टिकल में। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए ये समझाना कि इस आर्टिकल में क्या क्या हमें सीखने को मिला एज फार एज वी आर कंसर्न विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिकॉज करंट अफेयर के लिए तो बहुत सेशन है जो आपको पूरा पूरा समझा देंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए मैं लिंक कर सकती हूँ, बहुत अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, सो सबसे पहला ट्रेड एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। अब ट्रेड एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की बात हो रही है यहाँ पे। सो इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है, कंपैरेटिव एडवांटेज सजेस्ट दैट कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर दे हैव अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन ट्रेड फॉर अदर गुड्स। व्हाट डज दैट मीन? कंपैरेटिव एडवांटेज ये होती है कि आपके पास जिस भी चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है, जैसे अगर मैं इंडिया और यूएस की बात करूं, यूएस के पास कैपिटल ज्यादा है, इंडिया के पास लेबर ज्यादा है। सो इंडिया के लिए बेटर है कि लेबर इंटेंसिव चीजें जो है वो इंडिया में बन जाए, और कैपिटल इंटेंसिव आप लगाओगे खर्चा ज्यादा होगा, इससे बेटर है वो वहां से मंगा लो जहां उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, एंड सेम गोस फॉर यूएस। सो ये कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है। एंड फॉर एग्जांपल इंडिया सप्लाइज नेपाल विद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफ्रा सपोर्ट, while Nepal provides hydroelectric power and tourism services to India. This specialization allows both the countries to benefit from trade, leveraging their respective strengths. So जिस भी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है आप उस तरीके से उस दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज योर म्यूचुअल बायलेटरल अग्रीमेंट। ओके, देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। एफडीआई में इकोनॉमिक थ्योरी आपको क्या कह रही है कि एफडीआई क्या होता है? एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री। ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है बिजनेस इंटरेस्ट के तौर पे, सो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट यानी फॉरेन कंट्री डायरेक्टली कर रही है, लिटरल मीनिंग। ठीक है, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जॉब क्रिएशन। क्यों होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन नेपाल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सेक्टर सच एज डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी एग्जाम्प्लिफाइज एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एग्जाम्प्लिफाई हो रही है इस तरह से। देन दिस इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली बूस्ट नेपाल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो स्ट्रेंथ्स बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज। फाइन। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लेते हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है, मतलब बहुत सारे लोगों, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एक प्रॉपर चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। So it is crucial for economic growth, and as it enhances productivity, reduces transaction cost and attracts investment. So example देख लेते हैं इसका, the completion of Raxaul Kathmandu railway and construction of integrated check post in Bhairahava and Dodra Dodra Chandat facilitates. So I'm sorry if I'm mispronouncing anything, but I hope that's clear. I'm here, I'm reading this. Facilitates smoother and more efficient trade between India and Nepal. Improved infrastructure reduces logistic cost and support economic activities. So अगर जो यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली कि रक्सौल काठमांडू रेलवे बना है, एंड इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है चेक पोस्ट की, एंड जितना इजी होगा नेपाल जाना गुड्स का, जितनी उतनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर अच्छी रोड्स होंगी, अच्छा फैसिलिटेशन होगा तो ट्रेड हो पाएगा आपका, यानी कॉस्ट रिड्यूस होंगी, बेनिफिट ज्यादा होगा। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है आपका।
ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो ये सारी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज हुए इस आर्टिकल में। ठीक है, हमने इस आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक थ्योरी, द डिजिटल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज through technology promoting financial inclusion and efficiency. Example देख लेते हैं. The agreement to establish digital financial connectivity allows Nepal citizen to use mobile payment systems in India. This enhances financial inclusion, reduces transaction costs. So अगर ये अभी हम नीचे एक आर्टिकल में देखेंगे, प्रोजेक्ट नेक्सस है, तो वो तो हम देखेंगे ही. उसके अलावा अगर नेपाल के लोग इमेजिन इंडिया की ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं एंड वो इंडिया का सिस्टम, मोबाइल पेमेंट सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज सच इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे आपका क्या हो रहा है, आप उस एक कंट्री को फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हो एंड इन अ वे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. जितना आपके लिए इजी होगा, कि जितना इंडिया में गुड्स भेजना इजी है उतना ही नेपाल. सो इमेजिन हमने बॉर्डर्स देखे कौन से स्टेट शेयर कर रहा है. सो इमेजिन सिक्किम में कोई ऑर्डर प्लेस किया किसी ने नायका से या किसी भी ऐप से, मिंत्रा से कर लिया या वेर एवर यू नो दे आर कंफर्टेबल, एंड वो गुड जा रहा है ना सिक्किम, तो वो गुड नेपाल भी जा सकता है और नेपाल के लोग आपको ऐसे पे कर सकते हैं. सो आप इन अ वे उनको फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग. ओके, इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं पहले. और का क्या क्या हुआ है. इंडिया भूटान का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था. ठीक है, सिमिलर टू इंडिया नेपाल एनर्जी कॉर्पोरेशन, इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन several hydropower projects in Bhutan, like you can see, sorry for too much of zoom, there's something, yeah. So like Tala hydroelectric project, this investment supports Bhutan's economy and provides India with reliable source of clean energy, right? So इंडिया को एनर्जी मिल जाती है, इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां पे, सो दोनों के रिलेशन भी ठीक है उस हिसाब से. देन इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आपने देखे हुए हैं कि क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है एंड दी अगरतला एंड अखौरा रेल लिंक ट्रेड और एफिशिएंसी बढ़ाता है. ठीक है, सो देन यू हैव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ये इसमें क्या होता है, विद इन इंडिया द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एम्स टू इम्प्रूव रूरल रोड कनेक्टिविटी, बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया. क्योंकि रोड होगी, अब रूरल एरिया में आप कुछ एस्टैब्लिश करो. इमेजिन अगर आप एक अच्छी एक कोई विलेज है, वहां पे आप उस विलेज में कोई एक फैक्ट्री लगा दो, वहां के लोगों को काम मिलेगा. सबसे पहले जो एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है, लोग ज्यादा है, आउटपुट उतना नहीं आता, जरूरत ही नहीं है लोगों की, तो वो चीज कम होगी. लोगों को फैक्ट्री में लगाओ, वहां पे गुड्स बनाओ, लेकिन वो गुड्स बन गए, अब वो आएंगे कैसे. ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अच्छी रोड बना रहे हो, अच्छा हाईवे बना रहे हो, तो रोड कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसी वजह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज वेरी यूजफुल. So similarly, the cross-border road and rail project with Nepal aims to enhance connectivity and economic growth in both the countries, right? क्योंकि बन जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये सड़कें सही नहीं है तो क्या फायदा. सो कंक्लूजन है ये. कंक्लूजन आप देख सकते हो, द आर्टिकल ऑन इंडिया नेपाल रिलेशन illustrates the economic principles of trade, FDI, infrastructure development and digital economy. By leveraging comparative advantage, investing in infrastructure and fostering digital financial connectivity, both the countries can achieve what they want, that is economic growth. All right, this was your first article. Second article, I have not put up a picture of that article, but that article was in a way some post election economic outlook, growth, fiscal consolidation and the overall market conditions of an economy. So what is happening here, the article was by A Bala Subramanian, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी. उनके साथ एक इंटरव्यू था. उनका क्या पर्सपेक्टिव है पोस्ट इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद, या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस पर बात थी. तो हमें वो जानना शायद जरूरी नहीं है कि उन्होंने क्या बात की, बट जानना जरूरी है कि उसमें से इकोनॉमिक्स क्या निकल कर आई, ये देखेंगे. सबसे पहले बात हुई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी की. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है ये कि जीडीपी क्या होता है. जीडीपी मेजर्स द टोटल वैल्यू, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. एंड एप्लीकेशन वाइज द आर्टिकल में क्या बात हुई थी कि प्री इलेक्शन जीडीपी ग्रोथ 7.5 to 8% driven by key macroeconomic indicators such as automobile sales. किस से ड्राइव हुई थी, ऑटोमोबाइल सेल्स, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. देन फिस्कल पॉलिसी एंड कंसोलिडेशन देख लेते हैं.
Fiscal policy involves government spending and tax policies to influence economic condition. Application देख लेते हैं इसका, ठीक है. Government focus on improving tax collections and investment expenditure to enhance fiscal strength is an example of fiscal policy in action. Improve GST collection and tax compliance are highlighted as measures to strengthen government finances. Fine. Then infrastructure investment, उसकी बात हुई है इसमें. The government continued investments in infrastructure such as road, railway, power sector, and these are expected to drive economic growth and create job opportunities, aligning with Keynesian economic theory. Spending to stimulate, theory क्या, Keynesian की theory क्या कहती है कि theory of government spending to stimulate economic activity. Government spending बढ़ाएगी, economic activity stimulate होगी. उस सबका live example है कि इंडिया ने ऐसा किया है, and that is why 7.5 to 8% आपको growth देखने को मिली है. ठीक है. मार्केट buoyancy, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है it refers to overall positive sentiment in financial market, often driven by economic stability and ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. सो अगर मार्केट में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, आप ये टर्म यूज करते हो, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे गई, मार्केट में ये हुआ वो हुआ, सो ये कुछ नहीं होता. ये इन अ वे यही होता है कि अगर बहुत अच्छा एक ना एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स आल्सो स्टार्ट परफॉर्मिंग गुड. ओके. देन एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, इनडायरेक्ट taxation, और इसके as mentioned in the article, the government's effort to improve GST collection contributed to fiscal consolidation. Then public sector enterprises, इसकी बात हुई है. Then next field से infrastructure projects. So infrastructure projects, the government's focus on infrastructure project like Bharatmala, which is road development, and Sagarmala, port-led development, aims to improve connectivity and boost economic activities. These investments are expected to create job and stimulate economic growth, again aligning with the government theory, Keynesian theory. Then again, investment incentives. So investment potential tax cut and investment incentive mentioned in the article aims to boost corporate profitability and attract investment. So एक कॉन्वर्सेशन थी नॉर्मली आर्टिकल की, लेकिन इसमें कई सारे ये सारी चीजें आ रही थी, तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट था. ठीक है. ओके. देन let's move to actually my favorite article from this entire lot, which is why is Project Nexus that RBI has. What is it? So what is Project Nexus? Okay. So what is Project Nexus is something that we are going to look at now, and this is RBI joins Project Nexus, the title. Let's read the summary of this article. So RBI has joined Project Nexus, a multilateral international initiative conceptualized by Innovation Hub of Bank for International Settlement. BIS के Innovation Hub ने ये conceptualize करा है. The project aims to enable instant cross-border retail payment by interlinking domestic fast payment system, यानी FPS, fast payment system, FPS. ठीक है. India's Unified Payment Interface UPI, हमारे UPI कनेक्ट करेंगे किसके साथ? FPS के साथ, and FPS of Malaysia, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ठीक है. ये इंटरकनेक्टेड होगा. नेक्सस क्यों बोला है? नेक्सस इज कनेक्शन. सो ये नेक्सस फॉर्म कर रहे हैं हम लोग पेमेंट सिस्टम का. ठीक है. रिटेल पेमेंट सिस्टम सबको इंटरलिंक कर देंगे हम. दिस प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द वे FPS connect, facilitate seamless cross-border transaction within seconds at nearly zero cost. Okay. So economic connection क्या है इसमें? सबसे पहले financial. ये आर्टिकल बहुत ही ध्यान से पढ़ना. फाइनेंशियल सिस्टम है, एंड आई वुड अर्ज यू कि पीडीएफ, ये पूरा जिस पीडीएफ से मैं कर रही हूँ, सारे नोट्स तुम्हारे लिए इकोनॉमिक थ्योरीज के टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अपलोड कर दिया. तो जाओ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, सबसे ऊपर डालूंगी, ताकि उस पर यू क्लिक एंड सीधा सीधा गो टू दैट ग्रुप. देन फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल समझते हैं पहले. सेंट्रल बैंक सच एज आरबीआई प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. ओके. अंडरस्टैंडिंग द रोल हेल्प स्टूडेंट्स टू हाउ द रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक आपको देखने को मिलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, दिस इज वेरी क्रिटिकल. देन मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज, द इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक एफपीएस लाइक यूपीआई विद इंटरनेशनल सिस्टम्स हाइलाइट्स द एडवांसमेंट इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी. हाउ बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज बीइंग एडवांस. एनी टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर. टेक्नोलॉजी बस अडॉप्ट करो एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है. दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हाउ बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व्स टू मीट डिमांड ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी. सो आपको देखने को मिल रहा है ना कि जैसे जैसे इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है,
वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर भी अपने आप को चेंज कर रहा है एंड इवॉल्व हो रहा है विद टाइम, ठीक है। सो बहुत, अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जाओ बैंकिंग सिस्टम की, बहुत ही ब्यूटीफुली एवोल्यूशन हुआ है इसका। एंड राइट नाउ ऑल्सो कहते हैं ना कि आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भाग के वो कैच करने की कोशिश कर रहा है अपने एवोल्यूशन में। So international trade देख लेते हैं। Balance of payment records a country's transaction with rest of the world, including export, import and financial transfer. ठीक है, so आपके BOP पे क्या असर पड़ेगा? Efficient cross-border payment system, such as those enabled by Project Nexus, can improve the accuracy and ease of recording these transactions, thereby enhancing management of countries' BOP. How beautifully connected! Can you see कि एक प्रोजेक्ट नेक्सस ने आपके कितने चैप्टर्स कनेक्ट कर दिए? ओवरऑल सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते ही हो, क्लास 12th में हो, यूपीएससी देने जा रहे हो, यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हो, यू स्टडिंग फॉर व्हाटएवर एग्जाम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बीओपी भी है, मनी एंड बैंकिंग भी है, नेशनल इनकम भी है। सो एक प्रोजेक्ट नेक्सस कैसे हर चीज में अच्छा चेंज ला सकता है, ये आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है। ओके, देन okay, fine. Example, with faster and cheaper cross-border payments, India's exporters and importers can settle their transaction more efficiently, reducing time and cost associated with international trade. All right. Then trade facilitation. Project Nexus simplifies the speed, simplifies and speed up the cross-border transaction, which can encourage more business to engage international trade. ठीक है. Example, a small Indian enterprise can easily transact with partners in Malaysia or Thailand without worrying about high transaction fees or long processing times. This ease of doing business can lead to increased trade volumes for better economic relationships. So imagine कि if I decide to trade with Singapore and I go there and I settle up, एक बार ही साल में चले गए and मैंने कुछ कुछ मैंने बता दिया मेरा order क्या है and everything. एंड देन मैं आ रही हूँ एंड मैं उन्हें बोल रही हूँ बस ये ऑर्डर रिपीट करते जाओ। सो पहले क्या होता है, पेमेंट जाएगी, टाइम लगेगा, और देन हाई कॉस्ट है, फिर कन्वर्जन रेट क्या है करेंसी का, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, ये सब चक्कर बहुत होते हैं। अब एक ही पेमेंट सिस्टम है, ट्रांजैक्शन में नहीं, यहाँ से की बैठ के सेटल हो गई तो जीरो कॉस्ट हुआ ना, ये चीज बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है सबसे पहले। ठीक है, इट रेफर्स टू मेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स, नॉट ओनली एक्सेसिबल बट ऑल्सो अफोर्डेबल। ठीक है, सो बाय लिंकिंग यूपीआई विद इंटरनेशनल एफपीएस, फास्ट पेमेंट सिस्टम्स के साथ जब हम अपना यूपीआई लिंक कर देंगे, सो प्रोजेक्ट मैनेज जो आपका प्रोजेक्ट नेक्सस है वो प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। राइट, एग्जांपल देख लेते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम इंडिया वर्किंग इन आसियान कंट्रीज कैन सेंड बैक मनी होम इंस्टेंटली एट लोअर कॉस्ट, इंश्योरिंग देयर फैमिलीज रिसीव मोर ऑफ द रेमिटेड अमाउंट। राइट, अब ज्यादा लगेगा, उसकी कॉस्ट कम लगेगी एंड अमाउंट फैमिली को ज्यादा मिलेगा। ग्लोबल इंटीग्रेशन हो रही है। Example, as Indian companies find it easier to transact with international partners, this can lead to increased foreign direct investment and participation in global supply chain, driving economic growth and development. All right, practical example देख लेते हैं Indian context के, UPI का देखते हैं। UPI success within India demonstrate how digital payment system can transform an economy by making transaction more accessible and efficient. By extending UPI's capabilities internationally through Project Nexus, India can facilitate smoother financial transaction with other countries. ठीक है, so okay, example you can read. Then remittances, again as we said, remittance ज़्यादा भेज सकते हैं। Economic growth देख लेते हैं। Streamlined cross-border payment can stimulate economic growth. How Indian startups and small businesses can expand their customer base to ASEAN countries without the hurdle of complex payment processes. This can lead to higher sales, increased market presence, and overall economic growth. So if I decide to sell my product internationally in ASEAN countries, I can do it with ease now. So this is ease of doing business, guys. So conclusion क्या है? Project Nexus is a prime example of how technological advancement in financial sector can lead to greater economic integration, improved trade relationship, and inclusive growth. All right. So I don't know. Somehow I love this article. कई बार होता है ना, कुछ चीजें आपको बस अच्छी लगती है, आपको नहीं पता क्यों। ये आर्टिकल जब मैंने पढ़ा ना प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में, मैंने ना मैं कोई ट्रेड कर रही हूँ फॉरेन कंट्री के साथ, किसी भी आसियान कंट्री के साथ, ना ही मैं कुछ शॉप कर रही हूँ, या शायद इंटरलिंक करने से मेरा इंडिविजुअल कुछ भी नहीं होना, बट पता नहीं क्यों मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा। एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट एंड टीचर, I would say I love this article and I feel this is going to be very, very, very useful
for all those who are preparing for any competitive exam, because Project Nexus RBI कुछ करता है तो वो तो highlight होता ही है. Project Nexus is a very good example. आपने देखा कितने sectors में इसका रोल है, तो ये तो आएगा ही आएगा. ठीक है, so बहुत इंपॉर्टेंट था. अब आ जाते हैं PLI पे. सो क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, गवर्नमेंट प्लान्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट सर्कुलर इकोनॉमी. आ गया छूटते सर्कुलर इकोनॉमी, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही है. ठीक है, सो कुछ कहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पता है सर्कुलर इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. चलो आ जाओ देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं PLI है क्या. ठीक है, PLI scheme is production linked incentive. The PLI scheme is a government initiative designed to provide incentives to the company, incentive देगी government to the companies based on their production output. उन वो production output किस तरह का है उसके basis पे incentive मिलेंगे. गोल क्या है? To boost domestic manufacturing. Domestic manufacturing यानी अपने ही देश में, अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो. ठीक है, एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस. इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो, अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करें, फैक्ट्रियां लगाएं जिससे लोगों को भी जॉब मिले और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो और ज्यादा ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट सही हो, बहुत सारी चीजें एक साथ करेक्ट हो जाए इस वजह से. encouraging investment in key sectors. Fine. So current data and example from India. मैंने कुछ example collect किया इंडिया के और थोड़ा data collect किया है. सबसे पहले PLI electronic manufacturing की देख लेते हैं. So PLI scheme for large scale electronics manufacturing has attracted investment from major companies like Apple, Samsung, Foxconn. This has significantly increased the production of smartphones and other electronics in India. ठीक है, पहले इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते थे, इंडिया में बिक रहे हैं लेकिन इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते थे. अब क्या हुआ आपको पता है कि आप अगर इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करोगे, इमेजिन एप्पल या सैमसंग, एप्पल ले लो, तो उन्होंने डिसाइड किया इंडिया में फैक्ट्रीज लगाने का. तो अब उन्हें पता है कि अगर इंडिया में लगाएंगे और इंडिया में बनाएंगे तो इंसेंटिव मिलेंगे. ठीक है, इंसेंटिव लेने के लिए उनकी कॉस्ट कट होगी, तो इसलिए वो इंडिया में बनाना प्रेफर करेंगे. राइट, उनको तो जहाँ पे कॉस्ट कम हो जाए वहां जाएंगे. Then PLI for solar PV modules. Under PLI scheme, the Indian government has allocated substantial fund to boost domestic manufacturing for solar PV modules. This is crucial for achieving India's renewable energy targets. Okay. Then PLI for EV batteries. ये देख लो कि PLI scheme है advanced chemistry cell के लिए. Battery storage is expected to attract investment in the production of EV batteries. This is vital for supporting the growth of electric vehicle market in India. Electric vehicle market India में support करना है, अभी उतना नहीं grow हुआ है जितना होना चाहिए था. की पॉइंट्स. अब आर्टिकल में क्या था, ये तो अभी तक बेसिक बात हो रही थी, आर्टिकल की बात कर लेते हैं. PLI scheme for e-waste recycling. यहाँ पे e-waste recycling के लिए PLI scheme की बात हो रही है. The Indian government is designing a PLI scheme to boost recycling of critical mineral from e-waste. Electronic waste होता है ना, कहाँ dispose of करते हो. Guys comment करो कि अगर आपका सेल, जो सेल है ना रिमोट में होता है, वो खराब हो गया तो आप उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हो. आई नो मैक्सिमम लोग डस्टबिन में फेंकते होंगे, लेकिन आप लोग प्लीज मुझे बताना कि आप क्या करते हो उसका. ठीक है, आप डस्टबिन में फेंकते हो तो वो भी लिख देना, बट लिखना कमेंट बॉक्स में. अगर कोई वीडियो सीरियसली देख रहा है ना तो मुझे बताना कि आप करते. मैं सिर्फ सेल का एग्जांपल दे दूंगी, करते क्या हो. ठीक है, द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू फॉस्टर सर्कुलर इकोनॉमी एंड एनहांस सप्लाई चेन रेजिलियंस. ठीक है, सो क्योंकि ना ई वेस्ट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं तो उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वही रिसाइकिल करके वो यूज करना है. उसके लिए जो भी कंपनी आएगी उसको इंसेंटिव मिलेंगे, इसलिए PLI स्कीम बना रहा है. ठीक है, अलाइनमेंट भी है उसकी नीति आयोग की रिकमेंडेशन के साथ. ठीक है, नीति आयोग जो भी रिकमेंडेशन देता है उसके साथ अलाइन हो रही है पॉलिसी. इट कॉम्प्लीमेंट भी करती है. बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स है 2022 के, तो उनसे उनके साथ भी अलाइन करती है. Then focus on critical minerals. Target minerals include lithium, copper, cobalt, graphite, chromium, and silicon. These are essential for clean energy technologies such as solar PV modules, wind turbines, and electric vehicles. Right? So ये minerals critical होते हैं, तो आप सही जगह से extract करो, उसके लिए PLI स्कीम बनाओ और फिर जिस जगह वो यूज हो सकता है उधर लगा दो. अभी तो वेस्ट हो रहा है ना. ठीक है, so
Economic rational e-waste recycling can address supply chain constraints and reduce dependence on imports. Imports पे dependence कम कर सकती है और supply chain constraints को address कर सकती है. The scheme aims to incentivize industries to invest in recycling infrastructure. It is very important. तो ये scheme से recycling infrastructure और ज़्यादा boost होगा, recycle industry boost होगी. Correct. So, supporting data, India's solar power generation capacity is projected to increase significantly by 2030. ठीक है, अभी we are in 2024, we are talking 6 years बाद. तो इंडिया का solar power generation capacity increase होगा significantly. The EV battery requirement is expected to grow, electric vehicle, and indicating a need for sustainable sourcing of critical minerals. ठीक है. इकोनॉमिक थ्योरी क्या है इसमें? सर्कुलर इकोनॉमी, जैसे मैंने बोला, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि इज एम्ड, okay, I don't know what I clicked, but it's okay. A circular economy is an economic system aimed at eliminating waste and continual use of resources. ठीक है. Then I don't know, सारा highlight क्यों हो गया? But anyway, this scheme promotes circular economy by recycling e-waste to extract valuable minerals, thus reducing the need for new raw materials. So circular economy, e-waste recycle, जो recycle हुआ वो उधर EV में लग गया, फिर आपने वहां से जो भी डिस्कार्ड आया, बैटरी की दिक्कत हुई, वो आपने रिसाइकिल कर दी. सो सर्कुलर इकोनॉमी हो गया, नया नया रॉ मटेरियल नहीं लेना पड़ता. ठीक है, ये चीज हो गई. एक्सटर्नैलिटीज, द रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट एड्रेसेस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज associated with mining and improper disposal of electronic, as I said, improper disposal of electronic waste. By internalizing these externalities, the PLI scheme encourages more sustainable practices. ठीक है. Supply chain resilience, the COVID-19 pandemic highlighted vulnerabilities in global supply chain. By focusing on domestic recycling of critical minerals, the scheme aims to enhance supply chain resilience. तो फॉरेन पे डिपेंडेंस नहीं होगी ना, सारे मिनरल्स के लिए भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंस है, जबकि अपनी कंट्री में हम रिसाइकिल करके भी यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें. करेक्ट, एंड बेनिफिट ही हो रहा है. Then incentive structures, the PLI scheme provides financial incentive to the companies that invest in recycling infrastructure. जो इसमें इन्वेस्ट करेंगी उनको financial incentive मिलेंगे. This aligns with economic theories related to incentives, which suggest that financial rewards can encourage desired behavior. Financial reward दोगे, जो चाहते हो वो कराओगे, बस इतनी सी बात है. ठीक है. So with this, we've come to an end. There were 4 articles, guys, and I really hope that you found it useful in some way or the other. You liked the session and you liked it, guys. So comment में बताना कैसा लगा मेरे साथ. I mean, speed 2x पे करके देख लो या जितने भी बढ़ा के देख लो अगर स्लो लग रहा है या वीडियो लंबी लग रही है तो, बिकॉज मेरे साथ भी होता है. आई बिलीव आजकल अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है ऑडियंस का. सो यू नीड दोस क्विक थिंग्स. इन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आप इतनी देखते ही नहीं हो, लेकिन फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं ये डालती रहूं ताकि जिसको भी जब भी जरूरत होगी आप देख सको. सो करंट अफेयर टेंशन ही नहीं है, ये वाली वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट बना दूंगी उसमें डालती जाऊंगी. तो जब भी जुलाई के साथ में देखनी है, साथ में देख लो एक दिन बैठ के, तो आपको पता होगा कि ये मेजरली हुआ है. तो आप थोड़ा सा, जैसे प्रोजेक्ट नेक्सस इंपॉर्टेंट है, पीएलआई स्कीम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो क्रिटिकल चीज है, जो पहले 2 आर्टिकल पढ़े उसमें फिर भी चलो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दो तीन, लेकिन पीएलआई स्कीम, प्रोजेक्ट नेक्सस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फास्ट पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, आसियान कंट्रीज, इसमें कौन सी कंट्रीज होती है. एंड इस आर्टिकल में एक्चुअली लिखा भी था कहीं, आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई वांट टू हाईलाइट दैट. इसमें प्रोजेक्ट नेक्सस में लिखा था कि which countries have joined. You should see Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and India. These have joined, and later on it is expected कि you know क्या क्या बैंकिंग नेम भी है इधर ना, देख लो. बैंक नेगारा मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, बैंको सेंट्रल फिलिपनास, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, फिगर इट आउट. ओके. मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर. तो सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड एंड मलेशिया ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी. एंड सिंगापुर, इसमें ना स्विट्जरलैंड एंड इंडोनेशिया भी ज्वाइन करेंगे प्लेटफॉर्म फ्यूचर में. इंडोनेशिया एंड स्विट्जरलैंड ये भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है. I hope that's fine. I am done for the day, and I hope you're having a good time, guys. And I'll see you with the current affair weekend wala session on Saturday. लेकिन इसके अलावा तो I keep seeing you every now and then on the channel. So keep liking the videos, keep
सब्सक्राइब टू द चैनल, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि पता चले कंटेंट अपडेट जब होता रहता है। नोटिफिकेशन बेल, वो सब्सक्राइब के साइड में एक छोटी सी बेल आइकन होता है, उसको हिट करो तो आई थिंक नोटिफाई होते रहोगे। एंड इसके अलावा लाइक करते रहो, शेयर कर दो यार। अच्छी लग रही हूँ, वीडियो के एंड तक आ गए हो तो प्लीज बता के जाना कि अपना सेल जो निकालते हो, जो वेस्ट सेल होता है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हो। आई जस्ट नीड टू नो दैट, दैट्स इट। डस्टबिन में डालते हो तो लिख दो डस्टबिन में डालता, दैट्स फाइन। ओके गाइस, सो टेक केयर एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।